मैं कभी सर। आइए भाई। नमस्ते सर। नमस्कार। कैसे हैं भाई जी? ठीक है सर। बैठिए। थैंक यू सर। और बताइए, आने में कोई समस्या तो नहीं हुई? जी नहीं सर, कोई समस्या नहीं। अच्छा, अभय आपका नाम है? जी सर। अभय का अर्थ क्या होता है? सर अभय का अर्थ होता है जैसे कोई भय ना हो। भय ना हो। ना हो। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? सर मैं जिला बाराबंकी से। बाराबंकी से आए हैं? जी सर। अच्छा, शैक्षणिक योग्यता क्या रही है आपकी, विस्तार से बताएं। सर मैंने हाई स्कूल की परीक्षा 2009 में और इंटरमीडिएट 2011 में। इसके पश्चात मैंने स्नातक की परीक्षा 2014 में राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी विषय के साथ उत्तीर्ण की। अच्छा, मतलब राजनीति विज्ञान और आपका जो है अंग्रेजी। उसके बाद ये ग्रेजुएशन आपने कब किया है? सर ग्रेजुएशन मैंने 2014 में। 2014 में किया है। रोल नंबर क्या आपका हाई स्कूल में? सर मेरा हाई स्कूल का रोल नंबर 20,31,364। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बताइए राजनीति विज्ञान और इंग्लिश। जी सर। तो राजनीति में आपका इंटरेस्ट भी होगा। जी। तो मान्यवर जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसके पहलू पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये सही है या गलत है? सर गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो बिल लाए हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में ये किसान आंदोलन चल रहा है। बिल है कि या अध्यादेश के बाद जो, कैसे इसमें थोड़ा सा क्लेरिफाई करिए। आप राजनीति विज्ञान के छात्र हैं। सॉरी सर, इस विषय में मैंने। चलिए, अच्छी बात है। ये बताइए राजनीति विज्ञान के जनक किसको मानते हैं? सर राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु हैं। उन्होंने एक कोटेशन दिया है इसके लिए कि जो है मनुष्य के ऊपर कुछ कोटेशन दिया। क्या कोटेशन दिया था उन्होंने? चलो, ये बताइए कि आपके जीवन में संविधान का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जी जी। तो आप कृपा करके ये बताएं कि सबसे अच्छा, मतलब यदि आपको ये कहा जाए कि आपको फला अनुच्छेद दिया जाता है, तो आप सबसे पहले कौन सा अनुच्छेद अपने लिए आत्मसात करना चाहेंगे? सर आर्टिकल 21 जीने का अधिकार मेरे हिसाब से। सर वैसे तो सभी अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, लेकिन जीवन का अधिकार इनमें सबसे प्रमुख माना जाए। ये बताइए कि झंडा जो फहराने का अधिकार है, ये किसमें है? 21 में है या 19 में है? सर ये आर्टिकल 19(1) का के अंतर्गत आता है, झंडा फहराने का अधिकार। अच्छा, जैसे प्रस्तावना, प्रियम्बल, ये कहाँ से ली गई है प्रस्तावना? सर प्रस्तावना को एक सेकंड सर, टाइम डाउन में। प्रस्तावना जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। प्रस्तावना वहां से ली गई, प्रस्तावना की भाषा वहां से ली गई है? जी सर, प्रस्तावना की भाषा वहां से ली गई। क्लियर हो लीजिए, क्या लिया गया वहां से? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। एक शब्द जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्षता। जी। तो ये कब जोड़ा गया इसको? सर ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया। 76 द्वारा जोड़ा गया, 78 द्वारा जोड़ा गया? 76 के द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, ये बताइए जो राष्ट्रपति है जी, निर्वाचन की पद्धति किस अनुच्छेद में है? सर राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ये शायद आर्टिकल 56। क्या है? आर्टिकल 44 या 56 के अंतर्गत आता है। 44 या फिर नहीं, माफ कीजिए सर, 54 या 56, ऐसे दोनों में से कोई एक। 55 नहीं हो सकता है? सर मैंने पहले ही कह दिया कि मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा हिंदी। चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये बताइए, आपने बाराबंकी जिला बताया। जी। अभी फिलहाल में जो है योगी सरकार ने वहां पे शायद संग्रहालय, किसी संग्रहालय को बनाने की बात कही है। तो वो कौन सा संग्रहालय है?
सर ये हमारे गांव के 10 किलोमीटर के पास में ही है, राम सनेही घाट। अच्छा। वहाँ भगवान राम से संबंधित संग्रहालय के लिए 10 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ने खरीदी है, जिसमें वो पूरा उनका जीवन परिचय डिजिटल माध्यम से दिखाने का प्रयास गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना सुने हैं? जी जी। क्या है आपके जिले का मुख्य उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट? मेरे जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत वस्त्र उत्पाद जो है उसको रखा गया है। वस्त्र को रखा गया है। ये बताइए, लखनऊ से आपके जिले की दूरी कितनी है? सर लखनऊ से हमारे जिले की दूरी 30 किलोमीटर के आसपास। लखनऊ जो शहर है जी, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी बना, कब बना ये? सर लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी 1935 में पूर्णतया बना। वैसे तो 1921 से आंशिक रूप से राजधानी उत्तर प्रदेश की रही। अच्छा, पहला राज्यपाल कौन था यहाँ पे? उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल? सर उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल स्वर्गीय श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। चलिए, वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राज्यपाल माननीय श्रीमती आनंदी मफत भाई पटेल। चलिए, मुख्यमंत्री? माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी वर्तमान समय में हमारे मुख्यमंत्री। फिर से बताइए। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ। आपके यहाँ जो है कितनी विधानसभा सीटें हैं? सर वर्तमान में 404 विधानसभा सीटें हैं। मैंने पूछा आपके जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं? सर जिले में मेरी 6 विधानसभा सीटें। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? उत्तर प्रदेश में सर 403 प्लस एक एंग्लो इंडियन। मुझे सुनने में आया है कि 104वां संविधान संशोधन द्वारा इसको निकाल दिया गया है, तो क्या इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट लागू नहीं होता है? सर ये केंद्र में किया गया है, जो 2 सदस्य थे अंग भारतीय। राज्य में अभी तक ये प्रावधान लागू हुआ या नहीं, इस विषय में मुझे थोड़ा सा कम जानकारी है। चलिए, अच्छी बात है। आपका विषय अंग्रेजी भी है? जी सर। ये बताइए, कोई सोनेट सुना सकते हैं आप? सर कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल करिए। सर मर्सी, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। बहुत अच्छी बात। ये एक सेकंड का टाइम चाहूंगा। द क्वालिटी ऑफ मर्सी, भूल रहे हैं सर। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए, एक कोई फेमस नाटक है जी शेक्सपियर का, जी। उसमें जो है दोस्ती की कहानी है, तो कौन सा नाटक है वो? जूलियस सीजर। जूलियस सीजर। जी। जूलियस सीजर में सबसे फेवरेट पात्र आपका कौन सा है? सर जूलियस सीजर की। दूसरे नंबर पे किसको रखना चाहेंगे आप? सर दूसरे नंबर पे जो ब्रूटस है या फिर उसकी पत्नी। ब्रूटस नहीं, मैंने कहा कि दूसरे नंबर पे, तो एक ही को तो रख सकते हैं ना, सिर्फ आप 2 क्यों बता रहे हैं? एक कोई बताइए। तो उसका मित्र था या उसकी पत्नी? पत्नी को रखेंगे। जी जी। क्यों पत्नी को रखेंगे? क्योंकि उसने धोखा दिया था। सर क्योंकि ब्रूटस ने सीजर की हत्या की थी, इस वजह से उसको मैं तीसरे पार्ट पे रखना चाहूंगा। विश्वासघात किया था। पत्नी नहीं किया था विश्वासघात? नहीं सर, पत्नी ने तो मना किया था कि मतलब वहां मत जाइए आप, वहां आपकी हत्या हो सकती है। अच्छा, उसको मतलब जानकारी थी। हाँ, उसको जानकारी। अच्छी बात है। ये बताइए, भारतीय संविधान में अभी एक संशोधन हुआ था जी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मतलब उसमें उन्होंने उसको असंवैधानिक कहा या उसको शून्य घोषित कर दिया? सॉरी सर, जानकारी नहीं है। अच्छा, अनुच्छेद 13 के विषय में कुछ बताएंगे? जी सर, अनुच्छेद 13 जो है वो
कोई ऐसी विधि जो मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगी। इसमें दरअसल 3 पार्टों में बँटा हुआ है। अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत ये है कि कोई ऐसी विधि जो भारत में लागू हो, ठीक है, और मौलिक अधिकार का उससे हनन होता हो, तो पूरी विधि शून्य मानी जाएगी। कब से? संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने के बाद? सर, संविधान लागू होने के बाद। चलिए, दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि है कि राज्य अगर कोई ऐसी विधि बनाता है जिससे ये जो हमारे मौलिक अधिकार हैं इनका हनन होता है, तो उसकी अगर उसका कोई पार्ट, इसको पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहते हैं बेसिकली। अगर उसमें कोई पार्ट जो अनावश्यक है तो उसको हटाया जा सकता है, या पूरी विधि को ही समाप्त किया जा सकता है। चलिए, अच्छा बताया आपने। ये बताइए कि जो मूल अधिकार है, ये मूल अधिकार क्या होते हैं? सर, मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और बौद्धिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। राज्य इन्हें गारंटी के रूप से उपलब्ध कराता है। मतलब आप इनकी हनन की दशा में आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ये बताइए, नकारात्मक इसकी प्रकृति है कि सकारात्मक है? सर, इसकी प्रकृति जो है वो नकारात्मक समझी जाती है। सकारात्मक नहीं लेते हैं? जी नहीं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने और बहुत ही सुलझा हुआ प्रश्न आपने। तो लास्ट में एक जवाब दे दीजिए कि आप जो है आबकारी विभाग में क्यों आना चाहते हैं? सर, आबकारी विभाग में सर सबसे बड़ी जो मेरी जरूरत है वो सर, मुझे नौकरी की बहुत आवश्यकता है। दूसरा, नौकरी के माध्यम से मैं पारिवारिक जो आय है उसमें थोड़ा सा हिस्सेदारी निभा पाऊँ। इसके अलावा मैं समाज कल्याण के लिए भी कुछ कर सकूं, इसलिए। जैसा कि आप 2014 में आपका ग्रेजुएशन हुआ और अभी चल रहा 2021। जी सर। तो ये अच्छा खासा टाइम पीरियड है और अभी आप आबकारी के विषय में पढ़े हुए हैं, तो ये टाइम पीरियड आपने इतना गुजारा है, तो क्या किया आपने इस टाइम पीरियड में? सर, 2014 के बाद मैंने यही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। यही कहाँ? 12 में ही। अच्छा। तो उसके बाद लगातार एग्जाम निकलते गए, अंतिम रूप से सफलता कहीं हासिल नहीं हुई। जैसे 2014 में ही मेरा जो पुलिस की वैकेंसी आई थी 50,000, उसमें फाइनल सिलेक्शन 2 नंबर से रुक गया था। और फिर 16 का सर मैंने परिचालक का इंटरव्यू भी दिया था, उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। और फिर उसके बाद बीच में कई सारे एग्जाम होते गए। अच्छा, मान लीजिए आपका इसमें भी सिलेक्शन नहीं होता तो क्या करेंगे आप? सर, मुझे उम्मीद है कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए। मैं मान लीजिए कहता हूँ कि इसमें भी नहीं होता है तो क्या करेंगे आप? सर, नहीं होता है तो मैं देखूंगा कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और उन कमियों को सुधार करके और अच्छे से तैयारी करके पुनः मैं एग्जाम देने की कोशिश। और पुनः आपको असफलता हाथ लगे तब क्या करेंगे आप? मतलब आप ऐसे समझिए कि आपको, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है असफल हैं, आजीवन असफल हैं, तो आप क्या करेंगे? सर, वैसे तो मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे उम्मीद है कि मैं आजीवन असफल नहीं हो सकता, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं शिक्षक बनना पसंद करूंगा। या कैसा, प्राइवेट या गवर्नमेंट? सर, जैसा अभी गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चालू की है, तो मैं खुद, मतलब आप आत्मनिर्भर शिक्षक बनेंगे? जी जी जी। चलिए, अच्छी बात है। ये बताइए, आबकारी विभाग जो है इसमें अभी कुछ परिवर्तन हुए हैं, तो ये बताइए आबकारी विभाग में आने के बाद जैसे आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप क्या करेंगे? सर, जैसा इसका जैसा कि ये परीक्षा जो है वो कांस्टेबल पद की परीक्षा है, तो जो सिपाही का काम जो होता है आबकारी में, वो मुखबिरी का मुख्यतः काम होता है। आप अपने क्षेत्र में जाते हैं और जहाँ अवैध निर्माण होता है उन सबकी खोजबीन करते हैं और अपने सीनियर्स को इसकी इंफॉर्मेशन देते हैं, फिर कार्रवाई होती है। मतलब आप मुखबिरी करने आ रहे हैं आबकारी विभाग में? और जो काम सरकार नहीं, मतलब बेसिकली आप मुखबिरी करेंगे, मतलब ये आप गवर्नमेंट जॉब इसलिए आबकारी विभाग में आप मुखबिरी करेंगे और मुखबिरी करना आपका काम होगा। ये फिर मुखबिर क्या होते हैं? मुखबिर सर मतलब खोजबीन करना, जो जहाँ भी अवैध निर्माण होता है। तो जैसा कि मुझे जानकारी है, वैसे कि मैं इस विभाग के विषय में जितना मैंने पढ़ा है
उतने में जानकारी है कि जो आप जब सिपाही के पद पर होते हैं तो आप सबसे पहले अवैध निर्माण के विषय में खोजबीन करते हैं और अपने सीनियर को बताते हैं, तो उसी को मुखबिरी कहा जाता है। चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया है। ठीक है भाई जी, जा सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू सर। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार।